कमल खिलाने की क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मैं तो इस संबंध को कीचड़ ही कहूंगा ना। जहां पे आप अवैध संबंध बना के बच्चे को जन्म दिए हैं, उस बच्चे का आज मैं ही पिता हूं, उसके पिता में हर जगह मेरा ही नाम लिखा है। क्या आप लोगों में इतना दम नहीं है, इतनी गैरत नहीं है कि आप अपने बच्चे को अपना नाम तक दे सके? अपना नाम दीजिए और बताइए समाज को ये मेरा बच्चा है। क्यों नहीं बताते हैं? बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिश लाइव प्रयागराज। मैं हूं आपका दोस्त रमेश पटेल। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में है। आज यहां से आप लोगों को एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके अंदर आक्रोश प्रकट हो उठेगी। बता दें कि आज हमारे साथ जो शख्स बैठा है यह कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि जान की बाजी लगाकर दिन रात सरहद पर तैनात होकर देश की सुरक्षा करता है। इन्हीं की बदौलत आज हम चैनो अमन के साथ जी और खा पा रहे हैं। लेकिन आज इनके सरहद पर चले जाने के बाद इनके परिवार के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस में तैनात एक सिपाही के द्वारा जो कृत्य किया गया है वह क्षमा योग्य नहीं है। तो आइए क्या है पूरा मामला, इन्हीं से रूबरू कराते हैं। भैया पहले अपना परिचय बताएं। शरद कुमार पांडे, सिराथू कौशाम्बी का रहने वाला हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ। 2005 में मेरी शादी हुई थी। क्या आपके साथ घटना घटित हुई है? जी, 2005 में मेरी शादी हुई थी अनुपमा पाठक के साथ लखनऊ में। लखनऊ में इन्हीं के मोहल्ले के रहने वाले हैं दरोगा अजीत सिंह। आज की डेट में वर्तमान में पुलिस चौकी टेवा के प्रभारी हैं कौशाम्बी में। हुआ यूँ था कि शादी के बाद जीवन अच्छा चल रहा था। 2007 में एक लड़का हुआ। 2010 आपकी शादी कब हुई थी ये बताइए। 2005 में। 2005 में जी। उसके बाद क्या हुआ? 2007 में एक लड़का हुआ, 2010 में एक लड़की हुई। 2011 में चूंकि मैं सेना में कार्यरत था, मेरी पोस्टिंग बाहर हो गई, मैं चला गया। पत्नी को इस बीच में 2010 जुलाई में नौकरी मिल गई थी, इसलिए उसको यहीं रहना पड़ा। मगर मेरे माँ बाप भी साथ में रहते थे। मगर धीरे धीरे अजीत सिंह 2012-13 में अपनी दरोगा की ट्रेनिंग मृतक आशिक में उसको मिली नौकरी, तो वो दरोगा की ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग हमारे ही मोहल्ले में हो गई। फिर से इनमें फ़ोन में आपस में बातचीत होने लगी। जैसा कि मुझे अब विदित हुआ है, ये लखनऊ जब भी जाती थी हमारी पत्नी, दरोगा अजीत सिंह की बहन नीतू से बता के जाए कि नीतू मेरी सहेली, मैं उससे मिलने जाऊँ। पर दरअसल यह अजीत सिंह से मिलने जाती थी। उसके घर में कोई बड़ा है नहीं, उसके माँ बाप आज जीवित नहीं हैं और उसके घर में कोई बड़ा नहीं, अजीत सिंह ही है और उसकी बहन है। और दोनों को ही आपसी संबंधी थी कि हाँ अनुपमा से तुम्हारी शादी हो जाती तो अच्छा जो है। ये अजीत सिंह दरोगा हैं, ये आपके किसी रिलेशन में आते हैं या फिर उनकी जो आपकी धर्म पत्नी थी उनसे ही संबंध था? दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, गोमती नगर में, लखनऊ में। और कथित तौर पे बताया गया कि अजीत सिंह की बहन नीतू सिंह हमारी पत्नी की जो है सहेली है और इसके अलावा कोई संबंध नहीं है। अब 2011 में मेरे जाने के बाद 2012-13 में दरोगा अजीत सिंह ने अपने दरोगा की ट्रेनिंग की। इस बीच इनके फ़ोन से संपर्क स्थापित रहे, फ़ोन पे बातचीत चलती रही, लखनऊ में छुप छुप के मिलते रहे। धीरे धीरे जब इन्होंने देख लिया कि मेरे परिवार में कोई निगरानी करने वाला नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि अब ये शहर में दूर दूर शहरों में पहले घूमते रहे, फिर उसके बाद शहर के अंदर घूमते रहे और एक दूसरे के साथ मौज मस्ती से रहने लगे। 2013 के बाद 2014 गुजरा। 14 में अब अजीत सिंह को ये लगा कि हम लोग रात में भी एक साथ रह सकते हैं, तो इसने इसको बरगलाया और बरगलाने के बाद दोनों बच्चों को लेकर के जहां अजीत सिंह रहता था उसी के बगल में किराए का मकान दिला दिया और अब इनके साथ आराम से रह रहा था। कोई इनके बीच में रहने वाला नहीं है। दिन रात जब भी उसके पास टाइम रहता था साथ में रहते थे। इसी बीच मेरी पत्नी गर्भवती हुई। 2015 में मेरी पत्नी के फ़ोन से मुझे कुछ ऐसा सुराग मिल गया कि मैं जान गया इनके बीच में अवैध संबंध है और ये प्रेग्नेंट भी हैं। मुझे शक हो गया ये बच्चा मेरा नहीं है। मैंने जो है बच्ची के पैदा होने के बाद DNA टेस्ट कराया, कंफर्म हो गया मैं उस बच्चे का पिता नहीं हूँ। फिर मैंने पत्नी से बात की, समझाया, बताया ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो मान गई, मगर 1-2 महीने के बाद असली रंग दिखा दिया और वही जैसे पहले इनकी कार्रवाई चलती थी, अजीत सिंह के साथ पूरा शहर घूमना, उस छोटे नवजात बच्चे को लेकर के रात बिरात घूमना, घर ही ना आना, लखनऊ चले जाना, अजीत सिंह के घर में रहना क्योंकि वहाँ रोकने टोकने वाला वहाँ भी कोई नहीं है। ये सब कुछ चलता रहा और मेरे दोनों छोटे बच्चे घर में अकेले। मैं अपनी नौकरी छोड़ करके एब्सेंट होकर के इन बच्चों को पाल रहा था। फिर ये मुझे लगने लगा। तो आपको यह कब जानकारी हुई कि हमारी पत्नी किसी अन्य मर्द के साथ ये रह रही हैं या समय व्यतीत कर रही हैं? यह आपको कब जानकारी हुई? 2015 में अपनी पत्नी के फ़ोन को जब मैं ट्रेस किया, देखा मैंने, तो उसमें कुछ मुझे मैसेजेस मिल गए थे, तो मुझे शक हो गया था। फिर मैं अजीत सिंह के क्वार्टर में जाकर के जहाँ कमरा लेके रह रहा था, मैंने उसके मोबाइल में जब चेक किया तो सारे चैट से मुझे क्लियर हो गया कि इनके बीच में अवैध संबंध है।
अब इसके बाद मैंने अपनी नौकरी से शैक्षिक सेवानिवृत्ति ली सेना से और उसके सरकारी बैंक में नौकरी की। 2016 से मैं अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगा। इस बीच में मैंने ये पाया कि 2015 और 16 में ही अजीत सिंह को पता था कि मेरी पत्नी के नाम पे अच्छी खासी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, और नौकरी वो कर ही रही है, तो उसको और क्या चाहिए। 2 संपत्तियां मेरी बिकवा दिया उसी बीच में। मेरी पत्नी को अपने जो है वश में करके, अपने जो है वश में करने के बाद बिकवा दिया, और अब ये लोग एकदम 2016 के बाद से खुलेआम पूरे शहर में रह रहे हैं और जहाँ जाते हैं बताते हैं हम पति पत्नी हैं। तो जो आपकी पत्नी है, आप सेना में थे, तो आपके सेना में होने के बाद आपकी पत्नी जो शिक्षिका हुई हैं वो सर्विस में आई हैं, या फिर उसके पहले से आपकी पत्नी जो है वो सर्विस में थी? जब मेरी शादी हुई है तब ये एमए कर रही थी। इन्होंने बीएड का फॉर्म भरा था। शादी हो जाने के बाद बीएड कराने के लिए मैंने और मेरे पिताजी ने सारा खर्चा दिया है। तो शादी होने के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि हमारी पत्नी इससे पहले किसी से बात कर रही, या फिर शादी के कई वर्ष व्यतीत होने के बाद आपको ये लगा कि हमारी पत्नी किसी अन्य से संबंध बना रही? चूँकि ये मेरा जो रिश्ता हुआ था, शादी हुई थी, लखनऊ में हुई थी, और ये एकदम अनजान परिवार था हमारे लिए, इसलिए ज़्यादा कुछ इस औरत के बारे में जानकारी जुटा पाना मुश्किल था। मगर हाँ, शुरुआत बहुत अच्छी रही, भरोसेमंद रही, विश्वास था, लग रहा था जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। 2 बच्चे फूल से हुए, उनका भी ख्याल रखती थी, मेरे माँ बाप का भी ख्याल रखती थी, मेरे माँ बाप अनुपमा का ख्याल रखते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। ये अजीत सिंह की काली छाया पड़ी और मेरा पूरा घर चकनाचूर हो गया, बर्बाद हो गए। हम अपने मुंह छुपाते फिर रहे थे शर्म से। पूरा खानदान हमारा जान गया कि ये क्या क्या हो गया, पूरा गांव हमारा जान गया, मोहल्ले में जहां हम रहते हैं एक एक आदमी जानता है। ये हालत हो गई हमारी, और हमारे बच्चे भी शर्मसार हैं। बच्चों के साथ खेलने नहीं जाते, घर में बैठे रहते थे, बंद कमरे में रहते थे, गुमसुम रहते थे। जब ये छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गई, मैंने बड़ी मुश्किलात ली, अपने परिवार के साथ मिलके नौकरी करते हुए इन बच्चों का पालन पोषण किया और इतनी दूर तक उन्हें लेके आया। तो दर्शकों, आप सुन रहे हैं कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी देश की सेवा करने के लिए सरहद पर 24 घंटे अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज आलम यह है कि इनके घर में जो आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए यह दर दर की ठोकरें, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्हें किस तरह से न्याय मिलेगा, क्या किस तरह से ये कार्रवाई चाहते हैं, आइए हम इनसे आगे रूबरू कराते हैं कि ये किस तरह से आप न्याय की उम्मीद करते हैं। क्योंकि शासन की ओर से जो आपके धर्मपत्नी थी, उनका भी शासन से कहीं ना कहीं जो शासन में उससे संबंध है वो शासन में है, यानी पुलिस विभाग में है, दरोगा हैं। तो आप किस तरह से न्याय की उम्मीद रखते हैं कि वो दरोगा हैं, तो आप शासन की ओर से क्या न्याय की उम्मीद रखते हैं? अजीत सिंह को अपने पिता के स्थान पे मृतक आश्रित में नौकरी मिली है। मेरी पत्नी को बेसिक शिक्षा में नौकरी मिली है मेरिट के आधार पे। दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों अच्छे पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, लोक सेवक हैं। ऐसा आचरण शोभनीय नहीं है, चरित्र नियमावली के खिलाफ है। तो चरित्र नियमावली के तहत या और भी कोई विधिक कार्रवाई शासन को करना चाहिए इनके विरुद्ध, इसलिए भी करना चाहिए, नहीं तो ऐसे केस आए दिन हमेशा रहेंगे और हमारा समाज भी गर्त में जाएगा, और जो परिवार बिखरेंगे वो परिवार तो बर्बाद हो ही जाते हैं, मगर समाज भी आगे चल के क्या आईना लेके दिखाएंगे। ये टीचर होकर के इस तरह की हरकतें करेंगी, बच्चों को क्या सिखाएंगी? क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भेजेगा ऐसी टीचर से पढ़ने के लिए? भले वो सरकारी स्कूल क्यों ना हो, फ्री में खाना मिले, सब कुछ सुविधाएं मिले, माँ बाप भेजेंगे नहीं। क्यों भेजेंगे? वो टीचर क्या सिखाएगा? ये दरोगा जिसको रक्षा करनी चाहिए तो भक्षक बन गया, किसी के घर में घुस के झूठ बोल के घुस गया। मुझे बताएगा तो ये मुंह बोला भाई है। ऐसे मुंह बोले भाई होते हैं जो अवैध संतान भी पैदा कर लिया 2015 में, परिवार तो बर्बाद मेरा कर ही दिया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ शासन की तरफ से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि शासन इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई करे और इनको दंड दे। लोगों की सेवा के लिए, समाज सुधारक के लिए पुलिस विभाग को बनाया गया है, लेकिन जब पुलिस विभाग में पुलिसिया विभाग इस तरह की कार्य कर रही है, तो किससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि हमारे समाज को कौन सुधारेगा? शासन में कई तरह के सोपान हैं, कई पंक्तियों में है। ऐसा जरूरी नहीं कि नीचे के सोपान में कोई कार्रवाई ना हो तो ऊपर भी नहीं होगी। न्याय कहीं ना कहीं मिलेगा, भले ही थोड़ा देर से मिलेगा जरूर। मगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें समाज को अच्छा रखना है, परिवार सुरक्षित होगा तो समाज सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा तो प्रदेश सुरक्षित होगा और फिर देश सुरक्षित होगा। मैं तो देश की सेवा कर रहा था और मेरा ही परिवार बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया।
कौन बर्बाद करने वाला कौन है? जो समाज की सुरक्षा अपने हाथ में लेता है। अगर किसी के घर में कोई घटना घटती है, वो कहाँ जाएगा बताने? पुलिस चौकी बताएगा, पुलिस थाना क्या हमारी महिलाएं, क्या हमारी बहनें वो थाने में जाएंगी, पुलिस चौकी में जाएंगी रिपोर्ट लिखाने? ऐसी जगहों पे जहाँ ऐसे थानेदार बैठे हैं, ऐसे चौकी इंचार्ज बैठे हैं जो उन्हीं की इज्जत पे हाथ डाल देंगे, कौन भेजेगा अपनी बहनों को? कहाँ वो सुरक्षित है? ये सोचना मेरा काम नहीं है, हम सबका काम है, समाज का काम देखना है। शासन को भी ये देखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के हाथ में किसी भी तरह की राजकीय सत्ता का कोई भी एक अंग इनके साथ जुड़ा ना हो, चाहे वो पुलिस से जुड़ा हो, चाहे वो प्राथमिक जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ हो। दर्शकों, आपने उस व्यक्ति की पीड़ा को देख रहे हैं जो 24 घंटे अपनी देश की सेवा के लिए सीमा पे हमेशा तैनात रहता था, लेकिन आज उसके साथ पुलिसिया विभाग के जो एक कर्मचारी है वह इनकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और इनकी पत्नी के साथ कहीं अन्य जगहों पर लेकर जाकर शिफ्ट हो जाता है। तब से यह लगातार पुलिस विभाग से लेकर न्यायालय की ओर भी ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें किसी तरह की न्याय की कहीं भी उम्मीद नहीं जग रही है। तो आइए हम इनसे और भी बात करते हैं कि इनके 2 बच्चे भी हैं, उन्हें कभी क्या भी अपनी माँ को लेकर कभी कुछ चर्चाएं करते हैं बच्चे? जी बिल्कुल करते हैं। बच्चे छोटे थे तो उनको ये सब बात समझ में नहीं आती थी, मगर अब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं। अब ये बात है कि अगर माँ शब्द का मतलब अगर कहीं टीवी में देख लें या कहीं उसके बारे में कुछ सुन लें तो एकदम सन्न हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। उनको पता है कि उनकी माँ ने गलत किया है, उनको कोई प्यार नहीं है, माँ को बच्चों से कोई प्यार नहीं है। अगर होता तो पिछले 3.5 साल में कितनी बार मिली है? 4 बार। क्या मैंने रोक लगा रखी है? ये तो बच्चे स्वयं बता देंगे। मैंने कोई रोक नहीं लगाई, मैंने बात करने से कोई रोक नहीं लगाई। बच्चों ने आजकल तो बात करना ही छोड़ दिया, ये सोच के कि जब उनको हमसे प्यार नहीं है